बच्चों नमस्कार। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा को डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि बच्चों हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ऊष्मा चैप्टर के कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए थे, जो कि पार्ट 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उसे बच्चों देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, ताप किससे मापते हैं, तापमापी किसे कहते हैं, तापमापी कितने प्रकार के हैं, डॉक्टरी तापमापी से ताप कैसे मापा जाता है, प्रयोगशाला तापमापी है उससे ताप कैसे मापा जाता है। इसलिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसे जरूर देखिए। उस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ऊष्मा जो अध्याय है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं रिमेनिंग पार्ट को। आज की इस वीडियो लेक्चर का जो पहला टॉपिक बनता है बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण। बच्चों आपने देखा होगा जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, हमारे किचन के अंदर जो गैस चूल्हा है, उसका बर्नर है, उसके अंदर जो ज्वाला निकल रही है, वहां पर कोई बर्तन रखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है और नीचे वाला हिस्सा तो तप्त हो जाता है और धीरे धीरे बर्तन सारा गर्म होने लग जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे नीचे से उसको गर्मी मिलती है, बर्तन के अंदर गर्मी आ जाती है, फ्लेम से, ज्वाला से गर्मी बर्तन में आ जाती है और बर्तन गर्म हो जाता है। अगर हम ज्वाला को हटा दें, यानी फ्लेम को बंद कर दें, गैस को बंद कर दें, कट कर देंगे, तो बर्तन धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। ये बर्तन ठंडा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है बच्चों कि पहले जो ऊर्जा है फ्लेम से बर्तन की तरफ जा रही थी, क्योंकि बर्तन ठंडा था और फ्लेम ज्यादा गर्म थी। पहले बर्तन से फ्लेम से ऊष्मा बर्तन की तरफ जा रही थी। अब फ्लेम हमने बंद कर दी, बर्तन धीरे धीरे क्या करेगा, बर्तन के आसपास का जो परिवेश है वो ठंडा है, तो बर्तन से ऊष्मा है परिवेश में जाने लग जाएगी। क्योंकि ऊष्मा का एक गुण है, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ये इसका गुण है। तो जब भी ऊष्मा जब बहती है तो वो हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर बहती है। ठीक है, तो अब हम देखें ऊष्मा किस प्रकार से प्रवाहित होती है, बहती है ठंडी वस्तु से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। पहले हम डिस्कस करेंगे ठोस पदार्थों में। पहले किस में करेंगे? ठोस में। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। उस क्रियाकलाप के माध्यम से आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम एक एल्युमिनियम की पत्ती ले लेते हैं या लोहे की पत्ती लो, एल्युमिनियम या लोहे में से कोई भी एक पत्ती लो। एल्युमिनियम का सिंबल Al है, आयरन या लोहे का सिंबल Fe है। इनकी कोई भी पत्ती ले लें और उस पत्ती को या तो प्रयोगशाला वाला जो स्टैंड है उसकी सहायता से आप इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, नहीं है तो आप एक ईंट नीचे रखिए, दूसरी ईंट से इसको एक सिरे को दबा दीजिए, दूसरा सिरा इसका फ्री कर दीजिए। दूसरे सिरे पे जो मोमबत्ती जलाई हुई है, क्या जला देंगे? मोमबत्ती जला देंगे, और जिससे ताकि ये सिरा गर्म हो जाए। लेकिन इससे पहले यहाँ जो लोहे की जो पत्ती है या एल्युमिनियम की जो पत्ती ली है, यहाँ पर मोम चिपका देंगे हम।
क्योंकि मोम्स आपको पता है जल्दी पिघल जाता है गर्मी मिलने पर। तो हमें देखना ये है कि यहाँ जो मोमबत्ती जलाई है यहाँ से ये सिरा गर्म होगा, गर्म होके क्या गर्मी इधर भी बढ़ती है, इधर बढ़ती है तो इस मोम का के टुकड़ों का क्या होगा, क्या ये टुकड़े टुकड़े गिरना शुरू कर देंगे? अगर गिरेंगे तो इनमें से कौन सा टुकड़ा पहला गिरेगा, पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला? ये हम जब इसको जलाएंगे तो हम इसको देखना शुरू करेंगे। और जब जैसे जैसे मोमबत्ती इस सिरे को गर्म करती है तो इसकी गर्मी इसके पास वाले हिस्से में पहुंच जाती है, फिर इसके पास वाले हिस्से में किधर पहुंची? ये सिरा है पहले क्या हुआ गर्म, लेकिन इसके पास वाले जो ये हिस्से थे कौन थे? ठंडे थे। तो ऊष्मा का स्वभाव है गर्म से ठंडे की तरफ बहना। और ठोस में यहां पर जो एल्यूमिनियम हमने लिया है ये कौन ठोस है? इस ठोस के अंदर क्या हो रहा है? गर्म से ठंडे सिरे की तरफ ऊष्मा बह रही है। ये कैसे पता लगा कि गर्म से ठंडे की तरफ बह रही है? क्योंकि जैसे ही ये गर्मी यहां पास में इधर पहुंची, मोम पिघल के नीचे गिर गया। कुछ देर बाद देखते हैं कि अगला टुकड़ा भी गिर जाता है, इसके साथ वाला टुकड़ा गिरा, इससे आगे वाले नहीं गिर रहे। थोड़ी देर में ये गिरने के बाद तीसरा गिर जाता है, फिर धीरे धीरे चौथे नंबर पे पहुंच, यानी ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे के सिरे की तरफ बह रही है। तो जिन पदार्थों के अंदर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ जो होता है उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? चालन। तो चालन क्या है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? चालन। चालन कौन से पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है? ठोस में। तो यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जा सकते हैं। लकड़ी में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा? आप कहेंगे चालन विधि से। कपड़े में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा? आप कहेंगे चालन विधि से। कागज में कैसे होगा? चालन विधि से। लोहे में कैसे होगा? एल्यूमिनियम में कैसे होगा? सभी के अंदर चालन विधि, जितने भी ठोस हैं उनमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होगा। ठीक है। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? क्या आपने देखे हैं कि अलग अलग पदार्थ हैं, उनको देखें, उनको गर्म करते हैं वस्तुओं को, क्या वो जल्दी गर्म हो जाते हैं? कुछ देर से गर्म होते हैं, कुछ बहुत लंबा समय लेते हैं, कुछ तो थोड़ी सी गर्मी दिखाते ही गर्म हो जाते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। खाना पकाने का जो बर्तन होते हैं वो प्राय धातुओं के बने होते हैं, स्टील के, लोहे के, एल्यूमिनियम के, इस तरह से धातुओं के बने होते हैं। लेकिन इन बर्तनों जैसे पतीला या केटल है, इन बर्तनों का जो हैंडल जो होता है, ये हैंडल, इस हैंडल के ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी का एक हत्थी लगी हुई होती है। ये वाली हत्थी या तो प्लास्टिक की या लकड़ी की लगी होती है। अगर इसको हम फ्लेम्स पर इसको गर्म करना शुरू कर दें, ठीक है, ये ज्वाला है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें द्रव इत्यादि जो कुछ भी जला हुआ है वो धीरे धीरे गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की तरफ से उठने लग जाएगा। अगर ये बर्तन इतना ज्यादा गर्म हो चुका है तो, क्योंकि ये ठोस है, ये लोहे से बना है, ठोस है, स्टील से बना है, ठोस है, या अन्य किसी धातु से बना है, ठोस है, और ठोस में हमें पता था गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ ऊष्मा का बहाव होता है। तो यहां से गर्मी आई, गर्मी से इसके हैंडल में भी जानी चाहिए गर्मी, और धीरे धीरे लकड़ी वाले हत्थे के ऊपर भी जानी चाहिए। जब भी हम किचन में कोई भी वस्तु पकाते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, तो इसका मतलब यह है कि ऊष्मा उसके हर सिरे तक बर्तन के प्रत्येक भाग तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन जब हम इस बर्तन का हैंडल को पकड़ के उठाते हैं तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल था, जो इस बात को दर्शाता है कि लकड़ी के अंदर ऊष्मा जल्दी नहीं पहुंचती, या लकड़ी अपने अंदर से ऊष्मा का संचरण बहुत धीमे से होने देती है। प्लास्टिक भी कुछ ऐसा ही
स्वभाव दर्शाता है। हालांकि लोहे के प्रत्येक जो हिस्से थे उसके अंदर ऊष्मा आसानी से चली गई और वो लोहा गर्म हो गया। धातुओं के जो बर्तन बने उनमें के अंदर तो जो पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को बड़ी आसानी से गुजरने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, लोहा है, कॉपर है, जो धातुओं को जो बने हुए बर्तन से आप देखते होंगे सभी कौन कौन सी धातु से बने हुए, ये किसी अन्य मिश्र धातुओं से बने, उन सब के आप नाम ले सकते हो। ठीक है, मिश्र धातुओं में आप पीतल और कांसा का नाम ले सकते हो। वो सारे कौन है? विद्युत के चालक। यहां से क्वेश्चन हुआ, 4 ऑप्शन दे दिए आपके पास, लकड़ी, कागज, कपड़ा और लोहा दे दिया। इसे पूछा कौन चालक है, आप बताएंगे। धातु दे दिया, धातु कौन है? चालक होती है किसकी? ऊष्मा की। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि प्लास्टिक या लकड़ी है उसमें से ऊष्मा नहीं पहुंची और वो गर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गर्म? क्यों हो तो गा, लेकिन काफी लंबे समय के बाद थोड़ा बहुत गर्म होगा जिससे हम सहन कर सके उस गर्मी को। तो ऐसे पदार्थों को हम कुचालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, जाने तो देते हैं लेकिन आसानी से नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा के कुचालक। इसके उदाहरण कौन हो सकते हैं? लकड़ी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। और ऊष्मा का जो कुचालक होते हैं, कुचालक को हम ऊष्मारोधी भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऊष्मारोधी किसे कहते हैं? ऊष्मारोधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। आप प्लास्टिक बोल सकते हैं, लकड़ी बोल सकते हो, कपड़ा बोल सकते हो, कागज बोल सकते हो। लकड़ी, समझे? लकड़ी चाहे सूखी है चाहे गीली है। जल और वायु भी ऊष्मा के कुचालक हैं बच्चों। जल और वायु भी ऊष्मा के कुचालक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जल में से ऊष्मा नहीं गुजरती, गुजरती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर बिल्कुल नहीं गुजरती तो पानी कभी गर्म ही नहीं होता, वायु कभी गर्म ही नहीं होती। ठीक है, तो इनमें जल और वायु में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे। पहली शुरुआत करते हैं जल के अंदर से ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। उनमें से पहली विधि का हम लागू करने जा रहे हैं। हमने पहली विधि लागू की किसके ऊपर? ठोस के ऊपर। जो ऊष्मा की पहली संचरण की जो पहली विधि थी, संचरण, एक मिनट, ऊष्मा संचरण की जो पहली विधि हमारे पास आई थी वो आई थी चालन। किस पे लागू हुई थी? ठोस में। दूसरी विधि हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारे सामने आएगी। जल पे कर रहे हैं तो यानी धाराओं पे जो लागू होगी उसका नाम होगा बच्चों संवहन। ठीक है, संवहन कैसे विधि लागू होगी और वो कैसे होती है पहले उसका डिस्कस करते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा करते हैं। आप एक गोल पेंदी की फ्लास्क ले लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसमें उसका कुछ हिस्सा पानी का भर देंगे। यहां तक भर दिया, इतना हिस्सा पानी का भर दिया। इस फ्लास्क को एक तिपाई के ऊपर, ट्राइपॉड के ऊपर किसकी सहायता से ऊपर जाली लगाकर इसको रख देंगे। नीचे स्प्रिट लैंप या गैस बर्नर की मदद से इसको हम धीमी आंच पे गर्म करेंगे। एकदम से तीव्र आंच पे गर्म करेंगे तो कांच की फ्लास्क का ये चटक सकती है। पहले धीमी धीमी आंच से शुरुआत करें और इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से पहले हमने क्या किया है, पानी को पहले कुछ देर तक स्थिर रहने दिया, फिर इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट इसकी पेंदी में डाल दिया। क्या डाल दिया? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है बच्चों K2MnO4। पोटेशियम परमैंगनेट हमने
राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया। जैसे जैसे फ्लेम गर्म है, तिपाई ठंडी है, जाली ठंडी है, फ्लास्क ठंडी है और पानी भी ठंडा है, जैसे हमने इसको गर्म किया, गर्मी तिपाई और जाली से टकराई, ये जाली गर्म होगी। तो ये हिस्सा भी गर्म हो चुका है। अब ये हिस्सा क्या करेगा, अपनी गर्मी कांच को देगा, क्योंकि कांच ठंडा है, गर्म से ठंडे की तरफ बहती है। ठीक है, और वो विधि कौन, ठोस के अंदर चालन विधि से गर्मी पहुंच गई फ्लास्क तक। ठीक है, अब फ्लास्क के आसपास में सारी गर्मी हो चुकी है, फ्लास्क धीरे धीरे गर्म होने लग गया। तो फ्लास्क के अंदर से गर्मी किस में जा रही है, पानी में गई जाएगी। अब पानी का ये हिस्सा जहां पर जो फ्लेम से गर्मी मिल रही है, ये हिस्सा गर्म हुआ। यहां पर गौर से देखना कि यहां जो K2MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो इसके अंदर डला हुआ है, ये पिघल कर इन लाल लाल धारियों के रूप में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उठकर ऊपरी सतह तक पहुंच जाएगा और यहाँ की जगह खाली हो जाएगी। यानी पानी के अंदर ये घुला और पानी लाल रंग का हुआ और ऊपर उठ गया। नीचे से क्या उठा, ऊपर, लेकिन यहाँ जगह खाली होगी। इसको भरने के लिए साइड से ठंडा पानी यहाँ आता जाएगा, इधर से भी ठंडा पानी आ जाएगा। इस प्रकार से गरम जो द्रव जो गरम हुआ वो ऊपर उठा और ऊपर जाकर धीरे धीरे फिर ठंडा हो जाएगा। यहाँ की ठंडी चीजें इधर आएंगी, यहाँ जगह खाली होगा, यहाँ वाला फिर ठंडा आ जाए और कुछ देर में ये भी ठंडा हो जाए। एक चक्रण सा बन जाता है। तो यहाँ क्या देखा, द्रवों के अंदर ऊष्मा का संचरण कुछ इस तरह से चक्रण से हुआ। इस चक्रण को हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। तो यानी पानी के अंदर जो ऊष्मा का जो बहाव होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है, कौन सी विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। ठीक है, तो संवहन विधि क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ठंडे द्रव के कण गर्म द्रव के कण हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं और उस जगह को भरने के लिए आसपास के ठंडे कण पहुंच जाते हैं और वे ठंडे कण फिर दोबारा से गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार से जो चक्रण बनता है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए, उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। ऊष्मा संचरण की विधि किस में हुई, जल में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, एक तो संवहन किसे कहते हैं, ऊष्मा संचरण का जो संवहन विधि है उसको परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कुछ ऐसे पदार्थों के नाम बताइए जिसके अंदर संवहन विधि लागू होती है। कुछ ऐसे द्रवों के नाम बताइए जिसमें संवहन विधि है। आप जितने द्रव जानते हैं उन सब का नाम रखते हैं। ज्वलनशील द्रव नहीं मत रखें, जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि है, उनके बारे में मत रखें, वहां विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो आप जल रख सकते हो, दूध रख सकते हो और लस्सी रख सकते हो, इस तरह की बातें कह सकते हो। लेकिन साथ में अभी कुछ देर पहले हमने वायु की बात की थी। क्या वायु में संचरण भी इस विधि से, संवहन विधि से होता है, जैसे द्रवों में होता है? आप क्रियाकलाप करके देखें, आपको अपने आप पता लग जाएगा चालन विधि होती है कि संवहन विधि होती है। वायु में आपको पता है हर वस्तु के चारों तरफ वायु है, हमारा प्रवेश वायु से भरा पड़ा है। इस प्रयोग को करने के लिए कुछ इस ढंग से कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, जैसे यहां जला रखी है मोमबत्ती की, ये कौन है, ज्वाला है। अपना एक हाथ मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखिए, इतना ऊपर रखिए कि ज्वाला की गर्मी अपने हाथ को जला ना दे। तो एकदम से ऊपर मत रख देना, क्योंकि ज्वाला का जो अदृश्य भाग है, अदीप्त मंडल है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अपने हाथ को जला देगा। तो अब ऊपर से धीरे धीरे नीचे लेके आइए, ऊपर से धीरे धीरे नीचे लेके आइए और आपको जैसे गर्मी महसूस होने लगे वहीं रोक ले। उतनी ही दूरी पे ज्वाला के साइड में अपने हाथ को रखिए। ठीक है, किसमें, साइड में, साथ वाले हिस्से में रखेंगे। तो आप क्या देखेंगे, क्या महसूस होता है, आप देखेंगे कि यहां महसूस हो पाएगा। ये जो ऊपर जो हाथ रखा है, यहां पर कौन है, गर्मी है,
और इस हाथ में यहां पर कौन है, ठंडक है। क्या कर, यहां पर इस ज्वाला के आसपास की जो हवा थी वो गर्म हुई, गर्म हवा हल्की बनी और ऊपर उठी, और इस हिस्से को भरने के आसपास की हवाएं, ठंडी हवाएं यहाँ आई, फिर यहां से ठंडी हवाएं, ठीक है, ऊपर वाली, फिर इस तरह से चक्रण हुआ। और इस तरह से ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे की तरफ जो चक्रण होता है वो कौन होता है, वो कौन सा चक्रण है, वो उस तरह से उष्मा का जो संचरण की विधि जो अभी अभी हमने बताई थी, संवहन विधि है। यानी जिस प्रकार से जल में उष्मा का संचरण होता था उसी प्रकार से वायु में भी संचरण होता है। कौन सी विधि से, संवहन विधि से। ठोसों में चालन विधि से जल कौन है, द्रव, वायु कौन है, गैस। तो द्रव और गैस के अंदर संचरण कौन सी विधि से होता है, संवहन विधि से। हालांकि बच्चों वायु के अंदर संचरण एक विधि से और होता है, उस विधि का नाम है विकिरण। विकिरण विधि कब लागू होती है, जहां न ठोस हो, न जल हो, न वायु हो, कुछ भी नहीं हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात के अंदर भी उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो विकिरण विधि लागू होती है। हालांकि विकिरण विधि निर्वात में लागू होती है, लेकिन विकिरण विधि क्या होती है कि अपने रास्ते में अगर वायु भी आ जाए तो वायु में से भी इस विधि से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है बच्चों, जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने का मतलब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे गिरता है, उजाला हो जाता है, लेकिन उस उजाले के साथ साथ में गर्मी भी महसूस होने लग जाती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है गर्मी भी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, ये जो गर्मी जो महसूस हुई है हमें, ये क्यों हुई है, सूर्य से जो गर्मी आती है वो गर्मी हमारे तक पहुंचती है। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा फैली हुई है, और ये जो हवा है इसमें से जो सूर्य से गर्मी आएगी वो कौन सी विधि से आ जाएगी, संवहन विधि से आ जाएगी। लेकिन इससे ऊपर जो हमारा वायुमंडल है जहां पर हवा नहीं है, और उसके बाद भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में काफी दूरी रह जाती है, तो उस क्षेत्र को हम निर्वात कहते हैं। वहां से उष्मा उस क्षेत्र में निर्वात में उष्मा कहां से आती है, कौन सी विधि से आती है, विकिरण से। सूर्य से ऊर्जा जो उष्मा के रूप में बदली वो पृथ्वी पे पहुंचती है, तो पहले विकिरण विधि से निर्वात से होकर गुजरती है, और फिर उसके बाद उष्मा को वायुमंडल के जो वायु है उसको गर्म करती है संवहन विधि से, साथ में विकिरण सीधी पृथ्वी तक भी पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है, पृथ्वी तक पहुंच जाती है, और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देती है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से ऊपर के हाथ में तो उसको जो गर्म किया तो वायु में से संवहन विधि से हुआ, और लेकिन जो साइड वाला हाथ है यहां जो गर्मी पहुंची है वो विकिरण विधि से पहुंची है। तो उस वायु में जो उष्मा का संचरण होता है वो कौन कौन सी विधि से होता है बच्चों, संवहन विधि और विकिरण विधि से। ठीक है, ये संवहन जो विधि है उष्मा के संचरण की, इसकी घटना तटीय क्षेत्रों में आसानी से देखी जा सकती है। बड़ी मनोरंजक घटना है। ठीक है, घटना तो नहीं कहें, घटना वो होती है जो अचानक घटती है, प्री घटना जो पहले से ही बनी हुई है, तो हम क्या कहते हैं कि तटीय क्षेत्रों के अंदर से एक प्री घटना का अनुभव कर सकते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि दिन के समय भूमि यानी स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है। जब सूर्य का प्रकाश रेत पे गिरता है, रेत जल्दी गर्म हो जाती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन साथ में जब शाम को सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है, सूर्य की गर्मी आनी बंद हो जाती है, तो जो स्थल है वो ठंडी भी जल्दी होती है। क्या होती है, ठंडी भी जल्दी होती है, और पानी
ठंडा भी लेट होता है। तो इस जो घटना है, जो दिन के समय स्थल का जल्दी गर्म हो जाना, पानी का धीरे धीरे गर्म होना, रात के समय स्थल का जल्दी ठंडा हो जाना और पानी का धीरे धीरे ठंडा होना, इससे दो तरह की विचित्र घटनाएं घट के आती हैं। क्या होता है इस चित्र की सहायता से समझिए। जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश, यहां ये सूर्य का प्रकाश यहां समुद्र पे भी गिरता है और रेत पे भी गिरता है। रेत जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। पानी अभी उतना गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ रेत गर्म होगी तो रेत के आसपास की हवा है वो भी कौन हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म हवा क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पर हवा की जगह खाली हो जाएगी। इस खाली हवा को भरने के लिए आसपास की हवाएं इधर की तरफ बढ़ती है, यानी समुद्र से हवाएं इधर चलती है जहां ये गर्मी है से जो हवा की जगह खाली हुई है। ठीक है, तो गर्म हवाएं ऊपर चली जाएगी और इस गर्म हवा का जो खाली स्थान भरने के लिए कहां से, समुद्र की तरफ से हवाएं आएंगी। हवा का पर्यायवाची पवन समीर का पिसारे हैं। तो समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं आई है उन्हें क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। तो दिन के समय तटीय क्षेत्रों में समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं स्थल की तरफ बहती हैं और आसपास के क्षेत्र को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों के अंदर जो भवन होते हैं उनकी खिड़कियां समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं, समुद्र की तरफ बनाई जाती है। हम जो तटीय क्षेत्रों से दूर रहते हैं, जब हम हमारे घरों की खिड़की बनाते हैं तो हम प्रकाश किधर से आएगा, सूर्य का प्रकाश किधर से आएगा, किधर से नहीं आएगा, है ना, इन बातों को ध्यान में रख के बनाते हैं। लेकिन समुद्रीय के आसपास के जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, उनके भवनों की जो खिड़कियां होती हैं वो समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं ताकि ठंडी हवाएं सतल की तरफ बहेंगी या कहिए समुद्रीय समीर आएंगे तो उनके खिड़कियों में से ठंडी हवा अंदर आएगी और उनका भवन क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, और जब ये गर्म हवाएं ऊपर गई, ऊपर उठ के हवाएं कुछ समय के बाद ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होके फिर भारी होंगी, वो नीचे आ जाएंगी और समुद्र की तरफ आ जाएंगी और इस तरह से एक चक्रण सा बन जाएगा, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म। और यही चक्रण क्या बताया था, संवहन बताया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो समुद्र समीर क्या होती है बच्चों, दिन के समय समुद्र से जो ठंडी हवाएं स्थल की तरफ बहती हैं उन्हें समुद्रीय समीर कहते हैं। ये किसके परिणाम स्वरूप होते हैं, उष्मा के वायु में उष्मा का समन्वय विधि से संचरण के कारण उत्पन्न होती है। अब रात्रि की बात करते हैं। रात्रि के अंदर सूर्य की गर्मी नहीं होती, सूर्य की गर्मी नहीं होती तो स्थल है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन पानी अभी भी कौन है, गर्म है, धीरे धीरे ठंडा होगा। अब ये हिस्सा ठंडा हो चुका है तो यहाँ आसपास की हवाएं भी ठंडी हो जाएंगी। अगर ये हिस्सा अभी गर्म है तो ये आसपास की हवाएं क्या रहेंगी, अभी गर्म होंगी। गर्म होंगी तो ये आसपास की हवाएं हल्की होकर ऊपर उठना शुरू कर देंगी। ठीक है, ये गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहां जगह खाली हो जाएगी। यहां से जो हवा ऊपर गई है ये जगह खाली हुई है, इसको गैप को भरने के लिए सतल से ठंडी हवाएं आती हैं। किधर, समुद्र की तरफ। सतल से भूमि की तरफ से समुद्र की ओर जो ठंडी हवाएं जो बह रही है ये समुद्र की तरफ आई और स्थल से रात्रि के समय जो आई हैं इन्हें ठंडी हवाओं को ही हम क्या कहते हैं, स्थलीय समीर बोलते हैं। ये कब होता है, रात्रि को घटना। ये परिघटना कब होती है, दिन के समय। कहाँ होते हैं, तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में होने वाली एक परिघटना का नाम बताइए, समुद्रीय समीरों का चलना और स्थलीय समीरों का चलना। क्लियर है, ठीक है बच्चों। हाँ, स्थलीय समीर
क्यों बंद चलती हैं? वायु में ऊष्मा संचरण के कारण। कौन सी विधि से? संवहन विधि से। ठीक है, ये दोनों चित्र किसको परिभाषित करते हैं? समुद्रीय समीर और स्थलीय समीर। बच्चों एग्जाम में जब भी समुद्रीय समीर आता है तो आप यहां पर इस तरह का चित्र, ये इस तरह का डायग्राम बना देंगे। स्थलीय समीर आता है तो ये साथ में बना के समझिए, अच्छी तरह से समझाने, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, ये था स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर। ठीक है, जब आप घर से बाहर खड़े होते हो तो आपको गर्माहट क्यों महसूस होती है? जब आप धूप में खड़े हो तो आपको गर्माहट क्यों महसूस होती है? हालांकि आपके आसपास कोई भी वस्तु जला नहीं रखी है जहां से गर्मी हो। तो निसंदेह एक सीधा सा ही जवाब है कि सूर्य से ऊष्मा हमारे शरीर तक पहुंच रही है और हमारे शरीर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। लेकिन ये गर्मी जो हमें प्राप्त हो रही है, क्या चालन विधि से हम तक पहुंच रही है, संवहन विधि से पहुंच रही है, या विकिरण विधि से? हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, सूर्य से जो ऊष्मा हम तक जो पहुंच रही है वो विकिरण विधि से पहुंच रही है। चालन विधि को माध्यम की जरूरत होती है, संवहन विधि को माध्यम की जरूरत होती है, यानी ठोस द्रव गैस कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन विकिरण विधि को चालन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। सूर्य से सीधी गर्मी आ जाती है। माध्यम है तो भी चलेंगी विकिरण, नहीं है तो भी। तो कहने का अभिप्राय माध्यम ना हो तो भी ये हम तक पहुंचेगी। ठीक है। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान से रखें, कोई भी गर्म वस्तु होती है, कोई भी गर्म वस्तु, चाहे आपके घर में कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री गर्म रखी हुई है, चाहे लकड़ियां जला रखी हैं, चाहे कोयले का ढेर जल रहा है ना, कहीं से भी गर्म है, वहां से विकिरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? विकिरणें निकलती हैं। और इसी वजह से आप गर्मियों में अंगीठी के पास बैठे हैं, उससे कुछ दूर हटके बैठे हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। अंगीठी से गर्मी आप तक जो पहुंच रही है, किससे हो रही है? विकिरण विधि से। आपके कमरे के अंदर रूम हीटर चला रखा है, सर्दियों में रूम हीटर जिसे तापक भी कहते हैं, वो जला रखा है, ऑन कर रखा है, तो वहां से गर्म होने से जो गर्मी कमरे में फैलेगी वो भी किससे? विकिरणों के द्वारा। कपड़े प्रेस करते हैं तो वहां भी आसपास गर्मी महसूस होती है, वो भी किससे? विकिरण विधि द्वारा। ठीक है, क्लियर होगी? तो ये था कि सूर्य से जो गर्मी हम तक पहुंच रही है वो किसे? विकिरण विधि द्वारा। लेकिन कई बार आपने नोट किया कि हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, सामान्य माना जाता है। हम घर के अंदर कोई सर्दी महसूस नहीं करे। मैं सर्दियों के मौसम के बारे में, सर्दी ऋतु के दौरान घटने वाली घटना का जिक्र कर रहा हूं। आप घर के अंदर हैं, कमरा मकान का पूरा हिस्सा गर्म है, आपको गर्मी, नॉर्मल गर्मी महसूस हो रही है, फिर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको ठंड लगने लग जाती है। क्यों लगने जाती है? क्योंकि आसपास का जो परिवेश है वो है ठंडा और आपका शरीर कौन है? गर्म। और ऊष्मा का स्वभाव है गर्म से ठंडे की तरफ बहना। आपके शरीर से जो गर्मी निकलेगी वो आसपास के परिवेश में जाएगी और आप से गर्मी बाहर निकल रही है, तो इट मीन्स आपका तापमान धीरे धीरे कम होने लगा है। और एक स्थिति ऐसे आ जाएगी, आपका जैसे ही तापमान जो नॉर्मल रहना चाहिए उससे कम हो जाएगा तो आपको ठंड महसूस होने लग जाएगी। तो हमारे शरीर से जो तापमान है, जो गर्मी है, जो बाहर की तरफ से, गर्मी का मतलब ऊष्मा जो बाहर की तरफ से निकली है, वो किस विधि से गई है? विकिरण विधि से गई है। ठीक है बच्चों, आगे
एक परिस्थिति और क्रिएट होती है। क्या सभी जो वस्तुएं होती है उनको समान मात्रा में ऊष्मा मिलती है? या दूसरे शब्दों में कहिए, कलर्स के आधार पे अगर वस्तुओं के कलर हों तो कौन जल्दी गर्म होगी? ऐसी परिस्थिति आपके सामने कब क्रिएट हुई? कब क्रिएट हुई? सर्दियों में हम रंगीन कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग के क्यों पहनते हैं? ये स्थिति वही है। यानी सर्दियों में हम रंगीन कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्लियर है? तो हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में, सर्दियों में हमने डार्क रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। आप दो बर्तन लीजिए धातु के, एक ये वाला एक वाला। एक बर्तन ऐसा है जिसका बाहरी सिरा काला किया हुआ है, एक बर्तन ऐसा है बिल्कुल शार्प है, चांदी की तरह से सफेद है, एल्युमिनियम का या स्टील का है। ठीक है, इनको आप गर्म करिए या गर्म नहीं करते हो तो इनको धूप में रख दीजिए, पानी डालकर इनके अंदर धूप में आधा पौना घंटा तक इसको रख दिए। गर्मियों का है तो, और सर्दियां हैं तो इसको 2-3 घंटे तक रखें। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कौन से दोनों ही बर्तन धूप में रखे हुए थे लेकिन किस में पानी जल्दी गर्म हुआ है। आप पाएंगे कि जो डार्क बाहर से काला किया हुआ था इसके अंदर पानी ज्यादा गर्म है, इसके अंदर कम गर्म है। ऐसा क्यों? ऊष्मा का एक स्वभाव पहले मैंने बताया था, ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ बहती है, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ बहती है। तो सीधी सी बात है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था, सूर्य गर्म था, सूर्य से गर्मी इन दोनों बर्तनों की तरफ बहेगी, यानी ये दोनों गर्म हो जाने चाहिए समान मात्रा में, क्योंकि समान सूर्य का समान ऊष्मा दोनों पर गिर रही थी। लेकिन ऊष्मा का एक दूसरा स्वभाव और है, को जब भी ऊष्मा किसी वस्तु पे गिरती है, जब भी ऊष्मा किसी वस्तु के ऊपर गिरती है तो ऊष्मा का कुछ भाग तो वो वस्तु अपने अंदर रोक लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है, लेकिन कुछ भाग बाहर छोड़ देती है। कुछ भाग अंदर रोक लेगी, अवशोषित कर लेगा बर्तन या वस्तु, और कुछ बाहर। ऐसा ही ये वाला भी करेगा, कुछ अंदर रोक लेगा, कुछ बाहर। अगर ये दूसरा स्वभाव देखा जाए तो क्या दोनों समान नहीं गर्म होने चाहिए? लेकिन ये गर्म जल्दी हुआ, तो यहां पर इसका जो बाहरी हिस्सा था क्या था? काला रंग का था, और काला रंग ऊष्मा का सबसे बड़ा अवशोषक होता है। तो सूर्य से जो ऊष्मा है उसकी ज्यादातर ऊष्मा इसने अपने अंदर रोक ली और थोड़ी बहुत मात्रा में बाहर परावर्तित की। लेकिन सफेद रंग वाले हिस्से में क्या? सफेद रंग है वो ऊष्मा का परावर्तक होता है। इसमें ऊष्मा यहाँ सीधी पानी में नहीं है, बर्तन के यहाँ दीवारों के साथ भी टकराई है जो सूर्य से आने वाली, और परावर्तन भी हुआ, अवशोषण भी हुआ है, यहाँ भी टकराई है। तो सफेद वाला है ज्यादातर ऊष्मा को बाहर परावर्तित करता है, थोड़ी बहुत मात्रा का अवशोषण करता है, इसलिए इसमें ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण है तो जल्दी गर्म हो गया और ये लेट गर्म हो गया। इसी तरह से जितने भी डार्क कलर होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं। हालांकि सबसे ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण कौन करता है? काला रंग करता है। और सबसे कम ऊष्मा का अवशोषण या सबसे ज्यादा ऊष्मा का परावर्तन कौन करता है? सफेद कपड़ा करता है। तो इसीलिए हम ऋतुओं के अनुसार हमारे कपड़े बनवाते हैं। सर्दियों और गर्मियों में जो कपड़े पहनते हैं उनके हम कलर ध्यान में रखते हैं। तो गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं उनमें से ऊष्मा का परावर्तन हो जाएगा, वो ऊष्मा का ज्यादा अवशोषण नहीं करेंगे। कम अवशोषण होगा, ज्यादा परावर्तन होगा, तो हमें क्या होगी? ठंडक महसूस होगी। क्या होगी? ठंडक महसूस होगी। ठीक है। और सर्दियों के अंदर गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे। गहरे रंग के कपड़े पहनने से जो उसके अंदर बाहर से जो ऊष्मा आएगी वो गहरे रंग के कपड़े क्या करेंगे? ऊष्मा का अवशोषण कर लेंगे, और उस अवशोषण के बाद गर्मी कपड़े के अंदर हो जाएगी। हमारे शरीर को गर्म
गर्माहट महसूस होगी और गर्माहट महसूस होने से हमें सुखद और आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमने हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये था सर्दियों और गर्मियों में हम जो कपड़ों के प्रकार से किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप बता सकते हैं सर्दी और गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहने जा सकते हैं। हाँ बच्चों, हमारे जो घर होते हैं, घरों को और ठंडा गर्म करने के लिए, ठंडा करना है, आप फ्रिज, कूलर, एसी, कूलर, पंखा इत्यादि चलाते हैं। गर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं आप? लकड़ी, ईंधन, कोयला इत्यादि जलाते हैं। क्या ऐसा भी संभव है कि इन चीजों को हमें ना जलाना पड़े गर्म करने के लिए? क्या ऐसा भवन बनाया जा सकता है जो गर्मियों में ठंडा रहे और सर्दियों में गर्म रहे? पॉसिबल है बच्चों। हम जो भवन बनाने के लिए ईंटों का जो प्रयोग करते हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, घनाभाकार, लेकिन बच्चों वो ठोस होती हैं। क्या होती है? बिल्कुल ठोस होती है, अंदर से कहीं भी खाली जगह नहीं होती। और ठोस के अंदर बाहर जैसे दीवार बनी हुई है, ये दीवार बनी हो मान लेते हैं हमारे भवन की। ठीक है, इस तरह से एक दीवार बनी है और यहाँ पर आपका जो भवन है, यहाँ से गर्मी इस भवन के ऊपर आएगी, इस दीवार से टकराएगी, यानी दीवार की ईंट से टकराएगी, और आपको पता है ठोस में से चालन विधि से गर्मी अंदर की तरफ भी चली जाएगी और भवन अंदर से गर्म हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए? इसके अंदर कोई ऐसी स्थान आ जाए, बीच में ऐसी रुकावट आ जाए ईंट के भीतर जो ऊष्मा का कुचालक हो। क्या हो? ऊष्मा का कुचालक हो, ऊष्मा रोधिक हो। और ऊष्मा का कुचालक या तो इस खाली जगह में पानी भर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है, या इस ईंट को खोखला कर दिया जाए यहां से। तो खोखला कर देंगे तो यहां कौन भर जाएगा? वायु। और वायु भी कौन होती है? ऊष्मा के कुचालक है। बच्चों, आजकल खोखली ईंटें भी बनाई जा रही हैं और इन्हीं खोखली ईंटों का प्रयोग करके दीवार में ऊष्मा का, भवन को मौसम के अनुकूल बनाया जा सकता है। वायु क्या है? ऊष्मा का कुचालक। क्या है? ऊष्मा का कुचालक। तो भवनों को वातानुकूलित भवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनमें खोखली ईंटों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खोखली ईंटों का प्रयोग करना पड़ेगा। खोखली ईंटें अंदर गर्मी क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि दीवार के अंदर से एक वायु की परत हो जाती है, जो वायु है ऊष्मा की रोधी होती है, जो अंदर किसको? ऊष्मा को जाने नहीं देती। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। सर्दियों में हमने बताया था हम रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अकेले रंगीन कपड़े से, रंगीन शर्ट पहनने से, रंगीन चादर ओढ़ने से आपकी सर्दी रुकने वाली नहीं है। तो हम किसको पसंद करते हैं? ऊनी वस्त्रों को। चाहे ऊनी वस्त्र रंगीन है या हल्के कलर का है, ऊनी वस्त्र अवश्य पहनते हैं। तो ऊनी वस्त्रों को क्यों पहनते हैं? बच्चों, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं जांतव रेशों से बनते हैं। ठीक है, यानी ऊन क्या है? एक जांतव रेशा है, भेड़ से प्राप्त होने वाली है, खरगोश से, इस तरह के जो जानवरों के शरीर के जो बाल होते हैं उनसे ऊन प्राप्त होती है। और ऊन ऊष्मा का कौन है? कुचालक है। ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। तो अगर ऊनी वस्त्र पहनेंगे तो ऊष्मा अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो शरीर का तापमान बना रहेगा। तो इसलिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात और होती है, ऊन के जो धागे हैं, ऊन के जो रेशे होते हैं, उनसे जो धागे बनते हैं, उनके अंदर क्या? हवा भी ट्रैप रहती है। कौन रहती है? हवा भी भरी रहती है, हवा फंसी रहती है।
पहली बात तो स्वयं ऊन कौन है, कुचालक है। फिर उसके अंदर हवा भरी है, हवा भी कौन है, कुचालक। तो हवा और ऊन दोनों कुचालक होने की वजह से हमारे शरीर का तापमान बाहर नहीं जाता, इस वजह से हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चा। आपको एक परिस्थिति देते हैं बच्चों, सर्दी का समय है, आपसे ये कहा जाता है कि रात को सोते समय सोएंगे तो आप रजाई या कंबल ओढ़ के सोएंगे, नहीं तो आपको ठंड लगेगी। तो परिस्थिति ये दी जाती है कि आपको एक मोटा कंबल दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये मोटा कंबल ओढ़ के सोना पसंद करोगे, मोटा कंबल एक ही है उस समय। फिर दूसरी परिस्थिति ये देते, दो पतले पतले कंबल है या दोनों पतले पतले कंबल आपको दिए जाएं, इनको ओढ़कर सोना पसंद करोगे। तो आपके हिसाब से किसको पसंद करोगे? आप मोटे कंबल, एक मोटे कंबल को, या दो पतले कंबल हैं उनको ओढ़ के सोना पसंद करेंगे। बच्चों, जैसे ही हम दो पतले कंबलों को ओढ़ते हैं तो दो पतले कंबल कौन है? ऊन के हैं। ऊन उष्मा का कुचालक है। पहला का पतला कंबल, दूसरा पतला कंबल इसके ऊपर डाल दिया एक और, तो ये भी उष्मा का कौन है? कुचालक है। लेकिन इनके बीच में एक तीसरा कंबल अपने आप तैयार होगा, वो कौन? हवा। तो यहां 1 2 3 तीन परतें बन गई जो उष्मा के कुचालक है, और मोटे कंबल में सिर्फ एक ही परत बनी जो ऊन है, उस ऊन की। तो मोटे कंबल ओढ़ने पर आपको ज्यादा सर्दी महसूस होगी निस्बत किसके? दो पतले कंबल्स के लिए। तो जब भी आपको ऐसी परिस्थिति दी जाती है तो आप दो पतले कंबल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे, उसको ओढ़ना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, सर्दियों में एक मोटे कंबल की अपेक्षा दो पतले कंबल ओढ़ना क्यों आरामदायक है, सुगम है? क्योंकि दो पतले कंबलों के बीच में एक वायु की परत विद्यमान हो जाती है जो हमें क्या प्रदान करती है? गर्मी प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर का जो शेष भाग था वो भी हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो हमारा जो अध्याय नंबर 4 जिसका नाम था ऊष्मा, उसके लगभग नहीं सभी टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कहीं भी किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो वहीं पे वीडियो को पॉज करिए, रिवर्स और फॉरवर्ड करके टॉपिक को क्लियर करिए, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर्स को लेकर आपके साथ हम फिर यहीं हाजिर होंगे। तब के लिए